अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्राइट अकेडमी। आई एम खालिद रेहान। तो बेटा लास्ट क्लास में हमने MCQ 75 तक डिस्कस कर लिया था। आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का MCQ नंबर 76 जो है MCAT और ECAT के जो इम्पोर्टेंट MCQs हैं वो स्टार्ट करने वाले हैं। तो चले जी देखें MCQ 76 पढ़े बेटा, क्या लिखा हुआ है। इलेक्ट्रिक करंट इज़ जनरेटेड बाय कि करंट जो है वो कैसे जनरेट किया जाता है, यानी किस डिवाइस से जनरेट किया जा सकता है। यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं। तो पहला बेटा है कि डायोड, दूसरा है ट्रांजिस्टर, तीसरा है डायनमो और चौथा है जी मोटर। आपको पता है कि डायोड जो होता है वो तो जो है वो करंट जनरेट नहीं करता, वो तो उसको हम यूज़ करते हैं AC को DC में करने के लिए इलेक्ट्रिफिकेशन में। ट्रांजिस्टर जो है उसको हम एज ए एम्पलीफायर यूज़ करते हैं, NPN और PNP ट्रांजिस्टर, तो वो भी नहीं हो सकता। अब डायनमो आपको पता ही है, डायनमो क्या करती है, बिजली बनाती है, पैदा करती है। इसका मतलब कि राइट आंसर फिर यही होगा हमारे पास। जैसे इसे जनरेटर भी जो है वो भी इसी की किस्म ही है डायनमो। तो D जो है वो मोटर, तो मोटर तो करंट लेती है और घूमती है। इसका मतलब है कि करंट पैदा कौन करता है जी, डायनमो। C ऑप्शन आपके पास आएगा। तो बेटा देखिए जी 77 में थ्रो अ सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रिक करंट इज ड्यू टू ड्रिफ्ट ऑफ। तो अब सेमीकंडक्टर में पूछा कि करंट किसकी वजह से फ्लो करता है, तो हमने डिस्कस कर लिया पहले भी सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों की वजह से। तो इसलिए आपके पास ऑप्शन आएगा जी हमारे पास B। तो बेटा देखें अगला MCQ देखें 78, द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सेल इज ग्रेटर देन इट्स EMF व्हेन इट इज़। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट MCQs है। वो ये कहता है कि हमने ये पढ़ा था बेटा कि जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो EMF से लेस होता है। ये मैंने डिस्कस किया था इस चैप्टर के स्टार्ट में जब MCQs किया था। बेटा आप अगर नहीं देखा आपने तो वो जाके देख ले, मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो उसमें मैंने ये कहा था कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो किसके इक्वल होता है, V इक्वल टू E माइनस IR। यानी इतनी वैल्यू जो है वो इसमें से निकाल दें तो ये V बनता है। इसका मतलब कि अगर ये वैल्यू 10 थी तो ये 2 है तो 8 बनता है V। इसका मतलब कि 10 और 8 क्या है, E बड़ा है और V क्या छोटा है। तो अब उसने ये कहा कि कब ऐसा हो सकता है कि ये V जो है ये ग्रेटर हो जाए किससे जी, E से। तो ये कब हो सकता है बेटा, ये तब हो सकता है जब आप क्या करें जी, बैटरी को चार्ज करें, उसको डिस्चार्ज कर रहे हो, सर्किट ओपन कर दें, या क्या करें, चार्ज करें या डिस्चार्ज दोनों। तो बेटा देखें जब हम बैटरी को चार्ज कर रहे होते हैं ना, तो तब क्या होता है जी कि बैटरी का जो EMF होता है यानी E जो होता है ये स्मॉल होता है क्योंकि वो लो ही होती है। तो जो हम बैटरी के साथ जो पोटेंशियल डिफरेंस दे रहे होते हैं वो V जो है वो बड़ा होता है उस वक्त। तो पोटेंशियल डिफरेंस बड़ा होगा तो तब भी हम इसे चार्ज कर सकेंगे ना। जब बैटरी जो है वो उसका वोल्टेज लो हो जाता है तो हम ज़्यादा वोल्टेज देते हैं तो वो उसको जो है वो चार्ज करता है। इसका मतलब कि वो ग्रेटर हो जाता है। तो दूसरे लफ्ज़ों में यानी हम कह सकते हैं कि V इक्वल हो जाता है E माइनस, और जब बेटा आप चार्ज कर रहे हो तो तब ये वैल्यू बन जाती है माइनस IR। तो इट मीन ये बन जाएगा E प्लस IR। इसका मतलब कि अब देखिए V क्या है, वो E से बड़ा है, यानी E में जब इतना हम ऐड करते हैं तो तब V बनता है। तो यहाँ पे अब ये ग्रेटर आता है। तो याद रखना जब हम किसी भी बैटरी को चार्ज करते हैं तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो उसके EMF से ग्रेटर होता है, तब भी वो चार्ज होती है, अदरवाइज नहीं हो सकती। तो इसका राइट आंसर फिर क्या आएगा जी बेटा, A बीइंग चार्ज। तो बेटा अगला MCQ 79 देखिए, द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ऑल मेटल इज मोस्ट अफेक्टेड बाय। यानी जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जिसमें मैंने रेजिस्टिविटी का नाम दिया था, इसको हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं। जो 1 मीटर क्यूब की जो रेजिस्टेंस होती है मटेरियल की, वो कहता है कि ये मेटल में इफेक्ट होती है किस वजह से, टेम्परेचर की वजह से, प्रेशर, डिग्री ऑफ इल्यूमिनेशन, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। तो हमने पहले भी डिस्कस किया है कि रेजिस्टिविटी टेम्परेचर की वजह से चेंज होती है। टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टिविटी डिक्रीज होगी, टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज होगी। ये बेटा आपने याद रखना है। अब डायमेंशन पे कोई डिपेंड नहीं करता, वो मैंने चैप्टर के स्टार्ट में आपको बताया था क्यों नहीं करता। वो वैल्यू लेके हमने सॉल्व भी किया था कि डायमेंशन लेंथ एरिया इंक्रीज करने से रेजिस्टिविटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन टेम्परेचर की वजह से क्यों इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि बेटा देखिए जैसे ही आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, एटम्स की वाइब्रेशन इंक्रीज होगी, जिस वजह से वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनको पुश करेंगे वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की तरफ। आपने एनर्जी बैंड थ्योरी पढ़ी हुई है कि एक हमारे पास वैलेंस बैंड होता है और एक कंडक्शन बैंड होता है और दरमियान में गैप होता है। तो अब वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं जी, वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की तरफ इंक्रीज जो है वो मूव करते हैं। तो जब वो कंडक्शन बैंड की तरफ जाते हैं इट मीन्स के वो इलेक्ट्रॉन्स की जो है वो तादाद में इजाफा हो जाता है, जिसका मतलब कि रेजिस्टेंस डिक्रीज होती है तो इलेक्ट्रॉन जो करंट वो इंक्रीज हो जाता है। करंट डिक्रीज होने का मतलब ही है कि रेजिस्टेंस डिक्रीज होगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज़्यादा हो गई। इसका मतलब है कि रेजिस्टिविटी भी डिक्रीज हो जाती है। तो याद रखना है आपने, टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टिविटी चेंज होती है, लेकिन चेंज उसमें क्या आता है, उसमें वो डिक्रीज हो जाती है।
और टेम्परेचर आप डिक्रीज़ करेंगे तो ये क्या होगी जी, इंक्रीज़ होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने याद रखना है। तो बेटा देखें अगला जो देखें हमारे पास MCQs है कि द एग्जांपल ऑफ नॉन ओमिक रेजिस्टेंस इज। तो बेटा नॉन ओमिक में हमने कहा था कि ऐसे जो मटेरियल्स जिनकी रेजिस्टेंस टेम्परेचर इंक्रीज होने से वो चेंज हो जाती है तो वो ओम लॉ को फॉलो नहीं करते। तो उनमें बेटा आपके पास आएगा कॉपर वायर, कार्बन रेजिस्टेंस, टंगस्टन वायर, नन ऑफ दिस। तो बल्ब का फिलामेंट जो टंगस्टन होता है उसका हमने देखा था कि उसका ग्राफ कुछ यूँ बनता है, यूँ जाके आपके पास चेंज हो जाता है, ऐसे आगे जाके बैंड हो जाता है। तो बैंड होने का मतलब ये है कि यहाँ तक स्ट्रेट रहता है, उसके बाद आगे चेंज हो जाता है, तो वो ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी कर्व बन जाता है। तो तब क्या होता है हमारे पास, हम कहते हैं कि वो जो है ओम लॉ को फॉलो नहीं करता। तो इसका मतलब है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या आएगा जी, टंगस्टन वायर। तो बेटा देखिए आगे हमारे पास आ गया जी 81 MCQs, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है? तो आपको पता है रेजिस्टेंस क्या होती है, V इक्वल टू आई आर, और R इक्वल टू क्या होता है, V ओवर आई। अब आपको ओम का तो पता है लेकिन ओम यहाँ पे नजर नहीं आ रहा, तो ये होगा वोल्ट पर एम्पेयर। तो वोल्ट पर एम्पेयर भी क्या होता है जी, उसको भी हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं जी कि वो ओम ही है। तो वोल्ट और ये क्या है, एम्पेयर। तो ये किसके इक्वल होता है जी, ओम के। तो वोल्ट पर एम्पेयर भी आ जाए तो वो भी ओम ही है। तो बेटा राइट आंसर फिर ए ही होगा आपका। अगला बेटा देखिए 82 कि द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सेल व्हेन कनेक्टेड थ्रू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इक्वल टू इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस इज। तो बेटा इसमें आपसे ये कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है ये वाला भाई, वो ये कह रहा है कि आपके पास आपने ये बैटरी लगाई बेटा, इसकी ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव। अब बेटा देखिए इसको आपने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर दिया। अब वो ये कहता है कि हमने ये देखा था ये इसका EMF है, और ये हमने कहा था रेजिस्टेंस R है, तो इसमें जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है वो IR होता है, और इसमें जो रेजिस्टेंस इसकी R है तो यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप होता है, पोटेंशियल ड्रॉप होता है, वो होता है IR, और यहाँ पे जी करंट फ्लो कर रहा है। अब वो ये आपसे कहता है कि हमने ये देखा है कि E इक्वल होता है हमारे पास, फिर हमारे पास IR और प्लस IR, मतलब कि E इक्वल हो जाता है V प्लस IR, ये होता है हमारे पास। अब वो ये कह रहा है कि अगर मैं निकालना चाहूँ कि वो कहता है कि आपने ये बताना है कि अगर ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू इक्वल हो, यानी जो वैल्यू इसकी है वो इसकी हो जाए, यानी आप ये कह सकते हैं कि ये भी वैल्यू R हो जाए, या ये भी R हो जाए स्मॉल, ये भी R, ये दोनों कैपिटल हो जाए। यानी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और इंटरनल जो बैटरी की रेजिस्टेंस, इन दोनों की वैल्यू जब इक्वल हो जाए तो तब वो कहता है बेटा कि आप बताएं कि पोटेंशियल डिफरेंस V की वैल्यू क्या होगी। तो अब बेटा देखिए अब यहाँ पे E इक्वल तो हमारे पास आ जाएगा V प्लस, अब IR का मतलब है कि R की वैल्यू R की इक्वल हो गई, यानी दोनों इक्वल है, तो आप R की जगह पे क्या पुट कर दें, R। तो बेटा ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा जी V और प्लस ये फिर IR का मतलब V होता है, तो ये हो जाएगा जी हमारे पास E इक्वल टू 2V। अब आप V निकालना चाहते हैं तो ये क्या हो जाएगा, E डिवाइडेड बाई 2, तो ये उसका हाफ हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो EMF का। तो इसलिए आंसर आएगा आपके पास E/2। तो इसको आप अगर समझ नहीं आई तो रिपीट करके देखिए, इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा आपको। 83 MCQ देखिए, इन अ सर्किट कंटेनिंग टू अनइक्वल रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन पैरेलल, यानी एक सर्किट है जिसके दो रेजिस्टर हैं और वो अनइक्वल है, यानी उनकी वैल्यू बराबर नहीं है, अनइक्वल है, तो वो पैरेलल में लगे हुए हैं। तो वो कहता है कि इनमें से बताएं ऑप्शन कौन सा सही होगा कि द करंट इज द सेम इन बोथ द रेजिस्टर। तो ज़ाहिर बात है बेटा, जब जो है रेजिस्टर की वैल्यू डिफरेंट होगी ना, तो उनमें जो करंट फ्लो करेगा वो भी डिफरेंट होगा, क्योंकि पैरेलल में आपको पता है करंट डिवाइड हो जाता है, तो जो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी उधर करंट कम जाता है, और जो रेजिस्टेंस कम होती है उधर करंट ज़्यादा जाता है। तो इसलिए ये तो फिर ऑप्शन हो नहीं सकता। उसने कहा कि सेम जाते हैं तो सेम नहीं होते। अ लार्ज करंट फ्लोज थ्रू द लार्ज रेजिस्टर, तो ये भी गलत है। मैंने कहा है कि लार्ज करंट स्मॉल रेजिस्टर में फ्लो करता है, रेजिस्टेंस हाई होगी तो करंट भाई उधर क्यों जाएगा। अब एक रास्ता ख़राब है और एक साथ ही बाईपास बहुत ही अच्छा बना हुआ है, तो आप किधर जाएंगे, ख़राब रास्ते की तरफ या बाईपास की तरफ जो अच्छा रोड है? डेफिनेटली अच्छे रोड की तरफ। तो करंट भी ऐसे ही करता है, जहाँ रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है वो उधर नहीं जाता, जहाँ रेजिस्टेंस कम होती है उधर जाता है। तो फिर ये वो कहता है कि लार्ज रेजिस्टर में करंट लार्ज फ्लो करता है, तो ये गलत है, स्मॉल में करता है, इसलिए ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस बोथ द रेजिस्टेंस इज द सेम। अब हमें पता है कि पैरेलल में, हमने बेटा ये याद रखना है, पैरेलल में जो है वो वोल्टेज सेम रहता है और सीरीज में करंट सेम रहता है, तो ये ऑप्शन ठीक लग रहा है। अगला देखते हैं, द स्मॉलर रेजिस्टेंस हैज स्मॉलर कंडक्टेंस। तो बेटा देखिए, जिसकी वो कहता है रेजिस्टेंस स्मॉल होगी तो उसकी कंडक्टेंस स्मॉल होगी। मैंने कहा कंडक्टेंस क्या होती है, करंट गुजरने की ज़्यादा से ज़्यादा सलाहियत, यानी रेजिस्टेंस का उल्ट। अब अगर कंडक्टेंस उसकी स्मॉलर होगी तो रेजिस्टेंस स्मॉलर नहीं होगी, लार्जर होगी, क्योंकि रेजिस्टेंस लार्ज होगी तो कंडक्टेंस स्मॉल होगी। हमने देखा था रिलेशन G जो है वो इन्वर्सली होता है R के, R स्मॉल होगा तो G ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं बन रहा, इसका मतलब फिर ऑप्शन कौन सा ठीक है, C ही ठीक है कि वोल्टेज ड्रॉप जो होता है वो पैरेलल में सेम रहता है। ठीक हो गया बेटा। तो
ये हमारा फिर आंसर क्या आएगा जी, सी आएगा। तो बेटा इसको थोड़ा मैं डायग्राम से आपको बता देता हूँ कि लेट्स सपोज कि ये आपने बैटरी लगाई और यहाँ पे ये रजिस्टर है और ये पैरेलल में लगे हैं। फ़र्ज़ करें ये 8 ओम का रजिस्टर है और ये 3 ओम का रजिस्टर है। अब इनके दरमियान आपको कहता है कि ये फ़र्ज़ करें 5 वोल्ट की बैटरी आपने लगाई थी, आपको कहता है कि इधर पोटेंशियल कितना होगा, इधर कितना होगा। तो बेटा इधर भी 5 वोल्ट ही होगा और इधर भी कितना होगा, 5 वोल्ट, क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहता है जैसे सीरीज में करंट सेम रहता है। तो याद रखना है आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो 84 में बताना है कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। इंसुलेटर्स डू नॉट कंटेन इलेक्ट्रॉन्स, के इंसुलेटर्स जो होता है उनमें कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। तो ये गलत है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लेकिन फिर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बहुत कम होती है। सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर आर फ्री टू मूव थ्रू द मटेरियल्स, कि वो कहता है कि एक जो हमारे पास कंडक्टर है उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं जो फ्री मूव कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है, बहुत ज़्यादा होते हैं। कंडक्टर्स ऑलवेज कंटेन मोर इलेक्ट्रॉन्स दैन इंसुलेटर, तो ये बात तो ठीक है, कंडक्टर्स में इंसुलेटर की निस्बत इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं। तो एटम्स इन अ कंडक्टर कैन मूव अबाउट बट दोज इन एन इंसुलेटर कैन नॉट मूव, तो ये गलत बात है। इंसुलेटर हो या कंडक्टर हो, जब आप उसको हीट अप करते हैं तो एटम्स वाइब्रेट सब में ही करते हैं। लेकिन ऑप्शन जो है यहाँ पे फिर कौन सा ठीक लग रहा है हमारे पास, सी ठीक लग रहा है कि कंडक्टर्स में जो हमारे पास इंसुलेटर से हमेशा कंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा ही होते हैं, तो इसलिए आपका ऑप्शन ये भी आएगा सी। तो बेटा देखिए अगला आप देखिए आप कि 85 में लिखा किरचॉफ फर्स्ट लॉ एट अ जंक्शन डील्स विद द कंजर्वेशन ऑफ। तो बेटा यहाँ पे ये सिग्मा ई आई लिखा है, बेटा ये एक्चुअल में सिग्मा आई इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, क्योंकि जंक्शन का मतलब होता है एक पॉइंट ये वाला, जैसे आपने रजिस्टर ये देखे थे, ये और ये इस तरीके से, तो ये जंक्शन होता है वो पॉइंट जहाँ से जो करंट इंटर हो रहा है और जिधर लीव कर रहा है। तो बेटा देखिए तो वो कहता है कि सिग्मा आई फिर क्या होता है जी, सिग्मा आई बेटा शो करता है जी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को, और ये बुक पे भी लिखा हुआ है। और जो हमारे पास अगर आ जाए सिग्मा ई या सिग्मा वी इक्वल टू 0, इसका मतलब है कि सम ऑफ पोटेंशियल इक्वल टू 0, उसका मतलब है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो फर्स्ट लॉ जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ जो है वो चार्ज को, और सेकंड जो रूल है किरचॉफ रूल वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को शो करता है। ठीक हो गया, तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा ए। तो ये गलती से आई लिखा गया, ई लिखा गया, एक्चुअल में ये सिग्मा आई है। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी इन द फॉलोइंग फिगर इज। तो बेटा देखिए फिगर दी हुई है, तो ये आपको क्या नज़र आ रहा है, आई थिंक ये अब अगर आप गौर करें तो ये वेटस्टोन ब्रिज नहीं आपको नज़र आ रहा। देखिए बेटा कि ये एक रेजिस्टर लगी हुई है, एक ये रेजिस्टेंस लगी हुई है, और बेटा देखिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ये लगी हुई है और एक जो है वो ये लगी हुई है। तो ये 4 रेजिस्टेंस और एक दरमियान में रेजिस्टेंस है। अब सारी की वैल्यू 10 है, 10 है, 10 है, इधर भी 10 है, इधर भी 10 है। तो बेटा हमने देखा था कि हमने कहा था कि यहाँ पे जब हमने गलवानोमीटर लगाया था तो हमने कहा था कि आई की वैल्यू 0 होती है। वो कब होती है, जब मुखालफ रेजिस्टेंस ये और ये इक्वल हो, यानी R1 R3 इक्वल टू R1 R3 इक्वल टू R2 और R4, यानी अपोजिट जो भी नेम आपने रखे हुए ये वाला और इनको ज़रब दे। अगर तो इक्वल आ जाए इसका मतलब कि इस ब्रांच में कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा। जब इस ब्रांच में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा तो इसका मतलब है कि इसको आप ओपन कर दें। अब ये पॉइंट ख़त्म हो गए, बस आपके पास ये 2 पॉइंट रह गए, ए और बी, सी और डी गया, ठीक हो गया। तो इसका मतलब फिर ये हुआ कि अब इसको सॉल्व करें तो आपके पास ये दोनों लगे हुए हैं सीरीज़ में, ये भी सीरीज़ में, इनको सॉल्व करें सीरीज़ में है तो इसका मतलब है ये 20 हो जाएगा, इसका आंसर भी 20 आएगा, इसका भी 20। अब ये दोनों किस में लगे हुए हैं आगे, पैरेलल में। देखिए बेटा इसका आंसर आएगा जी 20, ये मैंने पहले भी सॉल्व कराया हुआ, आप सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला देखें तो वहाँ पे मैंने बताया हुआ है। इनका भी आंसर कितना आएगा जी 20। तो बेटा देखिए इसका भी आंसर आ गया 20। तो अब ये दोनों देखें किस में लगे हुए हैं, ये दोनों लगे हुए हैं पैरेलल में। तो पैरेलल में लगे हुए इट मीन्स कि हमारे पास दोनों वैल्यू सेम है, तो आर इक्विवेलेंट क्या आ जाएगी हमारे पास 20 डिवाइडेड बाई तादाद n, हम कहते हैं फार्मूला तो 2 10। तो बेटा जिसको इसकी समझ आ रही रेजिस्टेंस की तो वो बेटा मेरी वीडियो देख ले जहाँ पे मैंने रेजिस्टेंस के सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन को डिटेल से समझाया हुआ है और कैपेसिटर का भी, तो वहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। ये सारी वजाहत मैंने वहाँ पे की हुई है, तो ये आ जाएगा। अब एक आपको ट्रिक बताऊँ कि अब देखिए सारी वैल्यू अगर दरमियान वाली आप निकाल दें क्योंकि उसमें करंट फ्लो नहीं कर रहा तो वो उसका कोई काम नहीं है, तो बाकी रह जाती है सारी 10-10। अगर वैल्यू सेम हो तो आप डायरेक्ट आंसर 10 से लिखते हैं, वो 10 ही हमेशा आएगा। अगर वैल्यू डिफरेंट हो यहाँ पे जो थी 4 की तो फिर आप सॉल्व करें ऐसे, लेकिन अगर सेम हो तो फिर आंखें बंद करके 10 से लगा दें, वो 10 ही होगा। अगर सारी 3 लगी हैं तो 3 आंसर आ जाएगा। तो बेटा अगला देखें जी 87। तो 87 भी कुछ सर्किट देखा लग रहा है, मैंने ये भी उधर डिस्कस किया था। तो ये सर्किट ऐसे है कि 3 रजिस्टर लगे हुए हैं ये बेटा। तो वो कहता है कि हमारे पास क्या है जी कि एक रजिस्टर जो ये ऐसे लगा हुआ है और ये ऐसे लगा हुआ है,
तो ये टर्मिनल ए और ये क्या है बी है। वो कहता है कि इनके दरमियान में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वो निकालें ए और बी के। तो मैंने वहाँ पर डिस्कस किया था कि ये पैरेलल में कैसे है, ये पैरेलल में है। तो पैरेलल में देखें वैल्यू सबकी सेम सेम है, आर आ रही है, तो फार्मूला क्या लगेगा, आर इक्विवेलेंट पैरेलल के लिए मैंने बताया था कि आर डिवाइडेड बाई एन, जब सारी वैल्यू सेम और पैरेलल में हो। तो आर की वैल्यू आ रही है और एन 3 है, तो आर बाई 3, इसलिए राइट आंसर आपका कौन सा होगा बेटा, आर बाई 3। तो 88 MCQs देखिए बेटा, 88 में क्या कह रहा है आपसे, 88 में आपसे ये कह रहा है कि द रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटालिक वायर बिकम्स 8 टाइम्स व्हेन, कि एक तार जो है, एक मेटालिक वायर है, उसकी रेजिस्टेंस जो है वो 8 गुना बढ़ जाती है। कब, जब उसकी लेंथ आप डबल करेंगे। तो हमने पढ़ा है कि रेजिस्टेंस डबल जो है वो लेंथ डबल करने से रेजिस्टेंस डबल होगी, 8 टाइम नहीं होगी। लेंथ इज ट्रिपल, ट्रिपल करेंगे तो 3 टाइम्स हो जाएगी, 8 टाइम फिर भी नहीं होगी। लेंथ इज डबल एंड रेडियस इज हाफ, लेंथ इज हाफ एंड रेडियस इज डबल। तो ये ऑप्शन में कोई गौर कर सकते हैं। तो बेटा देखें हमने रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या पढ़ा हुआ है कि रो एल ओवर ए, ये पढ़ा हुआ है। अब बेटा देखें अगर मैं यहाँ पे अब पैरामीटर जो है वो चेंज करते हैं, थोड़ा पहले इस फार्मूले को मॉडिफाई करते हैं। ये देखें यहाँ पे रो एल, अब एक कंडक्टर जो है वो जो है उसका एरिया जो है ऐसे है, तो उसका एरिया सर्कुलर है, तो हम लिखेंगे एरिया इक्वल टू पाई आर स्केल। अब बेटा देखें अब आर की वैल्यू देखें, यहाँ पे ऑप्शन सी में लिखा हुआ है कि आप क्या करें जी, लेंथ डबल करें और रेडियस को हाफ करें। तो अब हम करते हैं, लेट्स सपोज कि अब आर डैश हमने निकालनी है। तो बेटा देखें हम क्या करते हैं, रो तो वही रहेगा, एल की वैल्यू डबल कर देते हैं। तो ये एल हमने कर दिया जी, आई थिंक कितना डबल ही लिखा हुआ है ना, लेंथ इज डबल, ठीक है। तो लेंथ आप कर दें जी 2L, तो ये बेटा होगी 2L, और पाई तो वही रहेगा। अब आर हाफ कर दे रेडियस, तो ये कितना हो जाएगा जी, आर बाई 2 का स्केल। अब बेटा देखें यहाँ पे कुछ मैं डायरेक्ट करने लगा हूँ, आर का स्केल, आर स्केल और ये हो जाएगा 4, तो 4 ऊपर चला जाएगा। इट मीन्स के इधर बन जाएगा आर स्केल और ये 4 ऊपर जाएगा, तो ये बन जाएगा 8। तो मैं अब डायरेक्ट में डाक लिख दूँ यहाँ पे 8, तो ये बन जाएगा जी 8 और रो एल, ठीक हो गया बेटा। अब देखें इस चीज़ को आप सेपरेट कर लें, ये चीज़ किसके इक्वल थी, आर डैश, ये इक्वल थी इस आर के। इसका मतलब कि 8 टाइम्स आपके पास कब हुई, जब आपने रेडियस को हाफ किया, आर बाई 2 किया, और रेडियस की वैल्यू आर बाई 2 रखी और लेंथ क्या रखी आपने 2L रखी, तो तब आपके पास ये आंसर है। इट मीन्स कि सी ऑप्शन करेक्ट होगा, डी नहीं होगा। तो डी को आप करके देख लें, वो जवाब ये नहीं आएगा। तो बेटा देखिए अगला एमसीक्यू हमारे पास है 89, व्हेन व्हीटस्टोन ब्रिज इज बैलेंस देन गैल्वेनोमीटर शोज। तो अभी डिस्कस किया है कि जब व्हीटस्टोन को हम बैलेंस करते हैं तो यानी ऑपोजिट रेजिस्टेंस R1 और 3, R2, 4 की वैल्यू जब इक्वल तब होती हैं जब गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 शो हो, इसका मतलब उसमें करंट जो है वो नहीं जाता, I इक्वल टू 0 होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसलिए I क्या होगा जी, 0 होगा यहाँ पे। तो इट मीन्स कि 0 डिफ्लेक्शन जब होती है तो तब हम कहते हैं कि व्हीटस्टोन जो है वो रेजिस्टेंस जो है वो बैलेंस होगी आपस में। किरचॉफ फर्स्ट लॉ इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। तो बेटा वही बात, किरचॉफ फर्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, और सेकंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ किसको शो करता है जी, एनर्जी को। तो ये किरचॉफ लॉ कह ले या रूल कह ले, नो इशू, इस पे आपने कंफ्यूज नहीं होना, एक ही बात है। तो बेटा आई थिंक आपका जो है ये एमसीक्यू नंबर 90 था, तो यहाँ तक ही हम कंप्लीट करते हैं इंशाल्लाह। बाकी एमसीक्यू जो है वो नेक्स्ट जो है वो लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। तो बेटा आपको इस लेक्चर में अगर जो है वो कोई प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। इंशाल्लाह एक वीडियो में मैं सारे क्वेश्चन आपके जो दोबारा करवा दूँगा। अगर आपको किसी एमसीक्यू में कोई प्रॉब्लम आई है, सब में नहीं आई, मैंने थोड़ा जल्दी में करवा दी है, तो आप वो जो है दोबारा समझ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको इस वीडियो की समझ आई है तो आप इसको लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, ख़ास तौर पे वो दोस्त जो आपके अभी एफएससी पार्ट 1 में हैं या पार्ट 2 में हैं, उनको ये रिकमेंड ज़रूर करें ताकि चैप्टर्स के साथ साथ ही वो एमसीक्यूज़ को करते जाएं। इससे उनको फ़ायदा ये होगा कि एंट्री टेस्ट की तैयारी करते हुए तो उनके काफ़ी एमसीक्यूज़ ऑलरेडी कंसेप्ट उनके क्लियर हो चुके होंगे। तो थैंक यू जी।